यानी कि इतना चिंताजनक वाली बात नहीं है, हमारी वैक्सीन इसको लेकर इफेक्टिव है, कारगर है। बिल्कुल, वैक्सीन काम कर रही हैं, वैक्सीन इसको लेकर कारगर भी हैं। स्पेशली हमारे भारत में जो वैक्सीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, या फिर स्पुतनिक वी हो, या फिर और कोई वैक्सीनेशन जो हम अभी देख रहे हैं, कोर्बेवैक्स है, कोवोवैक्स है, ये सारी वैक्सीन जिनको मान्यता दी गई, ये सारी टेस्टेड है ओमिक्रॉन की लीनियज के ऊपर। आईसीएमआर ने काफी टेस्ट किए हैं इनको लेकर, और बाकी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके भी जो डेटा पब्लिश्ड हैं उसमें भी दर्शाया गया है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ काम करती है। जो नई भारत में बनने वाली mRNA वैक्सीन है जेनोवा बायोफार्मा की, जिसको अभी अभी भारत सरकार ने मान्यता दी है इसी महीने, तो वो भी एक ओमिक्रॉन पर काम करती है। लेकिन अभी तक वो वैक्सीन हमें जो भारत के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वो देखने को नहीं मिली है। और इसमें एक और बात जो सामने आती है कि बूस्टर्स का जो अपटेक है भारत में वो अभी भी कम रहा है। इसी के चलते जगह जगह हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, लोग दूसरी डोज लेने के बाद तीसरी डोज नहीं भी लगा रहे हैं। हो सकता है ये कारण हो जिससे जो वैक्सीनेशन का जो अपटेक है स्पेशली बूस्टर डोजेस का वो भारत में कम है। ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप जो है मिलन लगातार दे रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा इनको लेकर जो है क्या बहुत ज्यादा चिंतित है या नहीं? हमने ये भी देखा कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है वो कुछ वक्त पहले केंद्र के कहने पर अब राज्य कर रहे हैं, तो अब ये जो सिलसिला है क्या वो लगातार चलता रहेगा? कहीं म्यूटेट और तो नहीं कर रहा है ये वायरस? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का जो काम है वो इंसाकॉग जो हमारी कंसोर्शियम ऑफ लैब्स हैं वो लगातार करती आ रही हैं, और जीनोम सीक्वेंसिंग का काम अपनी जगह पर चल रहा है। लेकिन जो पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या है, हम और आप जो जनता है, उन्हें कैसे कोरोना से बचना है वो हमारे ही हाथ में है। सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये जरूर ढूंढ सकती है कि कहीं नया वेरिएंट आया है या इसको कोई म्यूटेशन आया है तो उससे कैसे बचे, उसको इन्फॉर्म करने के लिए भारत सरकार ने कुछ 80 से ज्यादा सैंपल्स जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे जिजेडजी, ISAID वहां पर भेजे हैं, और वो वहां पर जो है दुनिया भर से जो कोविड-19 या किसी नई वेरिएंट्स के सैंपल्स हैं वो भेजे जाते हैं। उतना काम भारत सरकार करे, लेकिन हमें और आपको भी इस पर इसी स्तर पर काम करना पड़ेगा। पहले तो पॉपुलेशन को जो तीसरी डोज है यानी कि बूस्टर डोज वो लगानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। भारत सरकार ने कुछ ही दिनों पहले ये भी ऐलान किया है और कंसिडर भी किया है, उसको औपचारिक भी बनाया है कि अब आप दूसरी डोज और तीसरी डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज जिसको भारत में कहते हैं, उसके बीच में 9 महीने का गैप होता था, अब आप वो गैप कम कर दिया गया है 6 महीने तक। तो दूसरी डोज के 6 महीने बाद आप बूस्टर लगा सकते हैं। अगर अब भी लोग बूस्टर्स नहीं लगा रहे हैं या प्रोटेक्टिव लेयर अपनी वैक्सीनेशन की नहीं लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कोविड से अभी भी एक्सपोजर अपना बढ़ा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगाना चाहते होंगे, तो उन्हें मैं बता दूं कि लॉन्ग कोविड से जूझने से बेटर है आप वैक्सीन ले लें, क्योंकि कोरोना वायरस लगातार काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर चुका है पिछले 2.5 साल में। किसी को सांस लेने में अभी भी दिक्कत आती है, कुछ लोग रिकवर नहीं किए हैं अभी तक कोविड-19 से, कुछ लोगों को ब्रेन फॉग रहता है, मसल्स में पेन रहती है, यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब हो गया है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, मसल्स की प्रॉब्लम रहती है, आंखों में खासकर हम देख रहे हैं प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वायरस इस तरीके से बॉडी में इन्फेक्ट कर चुका है कि वो कुछ न कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर किसी न किसी तरीके के ऑर्गन्स जिसके स्मूथ ऑपरेशन होता था उसको डिस्टर्ब कर चुका है। तो लगातार आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना खर्चा बढ़ाएं, उससे बेटर है आप वैक्सीन लें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करें। और ये जो लॉन्ग कोविड से जूझने का सिलसिला है उससे बचने के लिए कम से कम जो है बूस्टर डोज लगनी चाहिए। मिलन, जो 20 लोगों की बीते 24 घंटों में कोरोना की वजह से मौत हुई है, अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है, मेजॉरिटी हमारी वैक्सीनेटेड है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज लोगों को लगे हुए, बूस्टर भले ही ना लगे हो, तो फिर ये जो मौत का आंकड़ा है इसके पीछे की वजह क्या? ये लोग दूसरी बीमारियों से संक्रमित थे और कोविड भी था इसलिए इसको कोविड की डेथ में, कोविड से हुई मौत में काउंट किया गया, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, इसी कोविड से हुई डेथ में काउंट किया जाता है। और मैक्सिमम जो केसेस हैं जिनमें डेथ दिखाई दे रही है वो कोमॉर्बिडिटी के केसेस हैं, जहां पर ये सारी इश्यूज हैं, या तो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, किसी का बहुत बारी बाईपास हो चुका है, या कोई बहुत बुजुर्ग
उम्र के दायरे में आते हैं, तो ऐसे केसेस दिखाई दिए हैं। यंग डेथ्स की अगर बात करें, यूथ में कोविड-19 से इस वक्त मौतें नहीं हो रही हैं, जो हमने दूसरी पहली लेयर में देखा ऐसे होते हुए, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो वेरिएंट एक्सप्रेसिवली बहुत खराब था वो डेल्टा था, और उसकी वजह से काफी हमने देखा कि उस वक्त वैक्सीन भी नहीं थी, कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं थी हमारे पास, तो इस कारण ये हो भी रहा था। लेकिन इससे यही हमें सीख मिलती है कि कोविड-19 से इतना जो लोग फटीग हो चुके हैं या बहुत निर्डर हो चुके हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कोविड-19 से मौतें हो रही हैं, कम मात्रा में हो रही है, लेकिन उन लोगों तक तो वायरस अभी भी पहुंच रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, जो उम्र में बुजुर्ग हैं या जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज या हाइपरटेंशन इस तरीके की। सरकार के आंकड़ों में भी यही दिखाई देता है फिलहाल। जो एक्टिव केसेस मिलन है, क्या ये आंकड़ा चिंताजनक है सरकार के लिए? 1,31,000 के पार ही चला गया है। इसमें जो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं उनका परसेंटेज कितना है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि एक्टिव केसेस हमारे 1 लाख के पार चल रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। पहले 2 हफ्तों में 90,000 तक केसेस चल रहे थे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से ये 1 लाख पार कर चुका है। और इसमें से जो हॉस्पिटलाइज केसेस है, उसका जो ओवरऑल आंकड़ा है वो सरकार नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप राज्यों में देखें तो कई जगहों पे हॉस्पिटलाइजेशन में स्लाइट इंक्रीज आया है। अगर हम बात करें केरल की, अगर हम बात करें तमिलनाडु की, वहां पर अस्पतालों में दाखिले हुए हैं। अब आप समझिए कि दाखिले उन्हीं लोगों के हो रहे हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उसके साथ उनको कोविड हो रहा है, वहां पर उनको अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ रही है। यंग लोगों को अगर कोविड हो रहा है तो वो घर में आइसोलेट रहकर ठीक हो जा रहे हैं ज्यादातर, लेकिन ये जो दाखिले हैं ये वो नहीं दिखा रहे कि बहुत ही सिवियर कोविड किसी को हुआ है और उसकी वजह से अस्पतालों में जो है बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। ऐसा हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला है, चाहे वो जो टॉप 5 स्टेट्स जो आपने बताई हैं जिसमें कोविड-19 फैल रहा है, इस पर केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अब बाकी भी हैं, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। ये जो भयानक स्थिति हमने दूसरी लहर में देखी वो नहीं है। इसलिए परसेंटेज ऑफ केसेस जो इस वक्त हॉस्पिटल में है वो बड़े हैं, हल्के से बड़े हैं, लेकिन चिंताजनक स्थिति इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी ऐसी कोई खबर किसी अस्पताल से नहीं आई है कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। बात करें अगर बाकी राज्यों की, तो अब मैं कहूंगी कि जैसे लद्दाख जैसे एरिया में अगर 3 केसेस भी आ जाते हैं तो वो चिंताजनक स्थिति इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तो वहां की पॉपुलेशन कम है, 3 केसेस आए तो 3 केसेस भी फैल सकते हैं अगर वहां पर आइसोलेशन ना की जाए तो। जैसे कर्नाटक में भी कुछ ऐसे नॉर्म्स जो वहां पर फॉलो किए जा रहे हैं बिल्डिंग्स और सोसाइटी के द्वारा, कि अगर 5 से ज्यादा केसेस आते हैं बेंगलुरु जैसे शहर में तो वहां पर एक पूरा जो सोसाइटी है उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है। ऐसे कुछ मेजर्स लोग अपने स्तर पे भी ले रहे हैं कि कोविड को नियंत्रण में रखें। वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं या फिर वहां पर जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो अपने लेवल पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर ले रहे हैं।